हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन। ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी आरआरबी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस सीरीज़ में सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। और फ्रेंड्स, यदि आप डिप्लोमा के भी स्टूडेंट हैं या फिर बीटेक के हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये दोनों लैंग्वेज के अंदर होंगे, तो आपको लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। इसीलिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जितने भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज़ का पहला वीडियो है, इसलिए हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो थोड़े सिंपल हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इज नोन एज। तो फ्रेंड्स, यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप नोट कर सकते हैं कि आपको जो है कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो यदि हम बात करें डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं टू द मास डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी। सिंपल डेंसिटी को हम बोलते हैं मास डेंसिटी। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो सी करेक्ट हो जाएगा। अब यदि हम बात करें इसके यूनिट की, देखिए जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी ये हमारा म्यू, इसकी जो यूनिट होती हैं ये होती है आपके न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यदि हम इसको डेंसिटी जो होती है इसकी यूनिट क्या होती है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि मास की किलोग्राम हो जाएगी और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी आपके मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की। इसको हम ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं या फिर MKS भी बोल सकते हैं। यदि हम इसके CGS यूनिट की बात करें तो ये जो मीटर स्क्वायर है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल जाएगा और सेकंड की यूनिट जो होती है, समय की यूनिट, जो आपके MKS, CGS और FPS तीनों में सेम ही रहती है, सेकंड रहती है। ये जो CGS यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका एक नया नाम है जिसे हम बोलते हैं स्टोक, STOKE। तो यदि आपको पूछे स्टोक किसकी यूनिट है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। और यदि आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की CGS यूनिट पूछे तो वो होती है पोइज। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो पोइज आपको ध्यान रखना है, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में स्टोक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि शियर थिकनिंग, देखिए अलग अलग टाइप के फ्लूइड होते हैं, शियर थिकनिंग, शियर थिनिंग, और यहाँ पे देखिए नाम दे रखे हैं आपको, फ्लूइडोप्लास्टिक, डायलेटेंट, थिक्सोट्रोपिक, रियोबैक्टिक। ये है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड हम किस में स्टडी करते हैं, रियोलॉजी के अंदर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में जानना है तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। यदि वो आपको वीडियो देखना है तो लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड, उसके बाद में लिख देना टेस्ट IQ, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा और उसके बाद में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी टाइप्स ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, यदि हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे शियर स्ट्रेस जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और शियर स्ट्रेन, इनके बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो न्यूटोनियन फ्लूइड, देखिए तो बराबर क्या होता है, म्यू du/dy। इसको फॉलो करता है वो होते हैं आपके न्यूटोनियन फ्लूइड और इसकी पावर n। यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो हो जाएंगे आपके डायलेटेंट फ्लूइड। तो यहाँ पे देखिए ये आपका n इज़ ग्रेटर देन 1 और n की वैल्यू लेस देन 1। तो और यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है 1, किसके लिए, न्यूटोनियन के लिए। तो ये जो डायलेटेंट फ्लूइड होते हैं ये शियर थिकनिंग फ्लूइड कहते हैं इन्हें। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो B करेक्ट हो जाएगा। और शियर थिनिंग पूछे तो ये आपका स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड होते हैं। इनको शियर थिकनिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो विस्कोसिटी है, यानी कि शियर स्ट्रेस बढ़ने के साथ में इनकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होती है तो इनकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, इसीलिए इनको शियर थिकनिंग बोलते हैं। और ये जो स्यूडोप्लास्टिक होते हैं इनको शियर
थिनिंग बोलते हैं, क्योंकि इनकी जब विस्कोसिटी, जो आपका शियर स्ट्रेस बढ़ता है और शियर स्ट्रेन के बीच में रिलेशन जो आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इनकी विस्कोसिटी डाउन होती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फ्रोड नंबर, मैक नंबर, यूलर नंबर या फिर रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए जितने भी नंबर होते हैं उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं फ्रोड नंबर की, फ्रोड नंबर क्या होते हैं, इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपके फ्रोड नंबर। और यदि मैं बात करूं मैक नंबर की, तो मैक नंबर क्या होते हैं, मैक नंबर होते हैं इनर्शियल फोर्स। देखिए जितने भी फोर्स आएंगे ऊपर तो आपके इनर्शियल फोर्स ही आएंगे, टू द इलास्टिक फोर्स, क्या आएंगे, इलास्टिक फोर्स। अब यदि इसका फाइनल फॉर्मूला हम निकालते हैं तो ये फाइनल फॉर्मूला आता है आपके V/√K/ρ। और आप सभी को पता है ये जो K होता है ये बल्क मॉड्यूलस होता है। और आप सभी को पता है मैक नंबर का एक फॉर्मूला और आता है, वो आता है आपका V/c। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसीलिए ये जो C है यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको हम लिख सकते हैं √K/ρ। K यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस है और रो आपके डेंसिटी है। तो बल्क मॉड्यूलस किस में आता है, मैक नंबर में। फिर यदि हम बात करें यूलर नंबर की, तो यूलर नंबर जो होता है ये होता है आपके इनर्शियल फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। क्या होता है, इनर्शियल फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। ये आपको पूछ सकते हैं, यूलर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द, उसके बाद में आपको ऑप्शन में अलग अलग फोर्स दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है प्रेशर फोर्स, क्योंकि ऊपर जो है हर फॉर्मूले में इनर्शियल फोर्स ही आएगा। और यदि हम बात करें रेनॉल्ड्स नंबर की, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स। क्या होता है, इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स, और यहाँ पे रूट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। 1 पोइजली इज इक्विवेलेंट टू डैश पोइज। तो पोइज किसकी यूनिट होती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पोइज जो यूनिट होती हैं वो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती हैं। और यदि हम बात करें स्टोक किसकी यूनिट होती है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो यदि मैं बात करूं पोइजली, तो एक पोइजली जो होता है POISEUILLE, 1 पोइजली, वो होता है आपके 10 पोइज के बराबर, 10 पोइज के बराबर। तो हमारा जो आंसर है वो तो डी करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें जो पोइज होता है ये CGS यूनिट होती है, तो 1 पोइज जो होता है, 1 पोइज वो होता है 1/10 ऑफ न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है दोनों। तो हमारा जो आंसर है वो तो 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। यानी कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी जो है ऐसे क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर मैं कह सकता हूँ डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यदि हमारा वॉल्यूम जो है वो यूनिट हो जाएगा तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी के। तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। पेपर पल्प कैन बी रिगार्डेड एज, तो पेपर पल्प जो है वो किसके अंदर आता है, डायलेटेंट फ्लूइड, सूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन या फिर बिंगम प्लास्टिक। देखिए इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे कि जैसे डायलेटेंट फ्लूइड है उसके क्या क्या एग्जाम्पल है, सूडोप्लास्टिक के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना है, और उसमें एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सभी आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो वीडियो वो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पेपर पल्प की यदि हमें बात करूं, जैसे मिल्क है, नेल पॉलिश है, पेपर पल्प है, ये सब जो होते हैं ये सूडोप्लास्टिक के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। एक और सिंपल क्वेश्चन है, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास,
दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नोन एज। आप सभी को पता है जो हमारी ग्लास की प्लेट होती है, जैसे मान लो ये आपकी ग्लास की प्लेट है, इसके ऊपर यदि हम मरकरी डालेंगे तो मरकरी की जो आपकी बूंद होगी वो ऐसे हो जाएगी। यदि हम वाटर करेंगे तो ये आपके वाटर ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये चिपकती क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और जो सरफेस टेंशन होता है उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आपके फोर्स पर यूनिट लेंथ। यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट इन ए मूविंग फ्लूइड। देखिए यदि मैं बात करूं, जैसे मान लो आपका ये फ्लूइड है, ठीक है, ये आपका स्टैटिक है। स्टैटिक है तो इसमें मास होगा और ये जो मास है इस मास की वजह से आपके नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जब ये मान लो मास है और मास की वजह से इनर्शियल फोर्स तो इसमें हमेशा एग्जिस्ट करेगा। कोई भी जो है वस्तु होती है उसमें मास होगा तो उसमें इनर्शियल फोर्स तो होगा और ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगते हैं। लेकिन यदि हमारा जो फ्लूइड है वो स्टैटिक नहीं है, मूवेबल है, मूविंग फ्लूइड है, यदि ये मूविंग है तो एक लेयर जो है ऊपर वाली ये मूव करेगी नीचे वाली से ज़्यादा और नीचे वाली जो लेयर है इसको रोकने का प्रयास करेगी। ये किसकी वजह से होता है? ये आपकी विस्कोसिटी की वजह से होता है। यानी कि एक जो पार्टिकल होता है दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है कोहेसन फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है और उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो इस विस्कोसिटी की वजह से विस्कस फोर्स आता है। तो इनर्शियल फोर्स, विस्कस फोर्स और ग्रेविटी फोर्स तीनों ही मूविंग फ्लूइड के अंदर होते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो होता है आपके फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर। तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, सरफेस टेंशन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो वीडियो लेंथी हो जाता है, आप भी बोर हो जाते हैं, टेक्निकल थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट रहता है। तो वीडियो को यहीं हम कंप्लीट करते हैं। आपको वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और यदि आप टेस्ट IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये है UPI ID, यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।